तो फाइनली 2024 का जो मेंस का पेपर है, 2024 का जीएस पेपर 1, तो वो हो गया है। और ये रहा आपके सामने पेपर। इसको मैंने अपलोड कर दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्मार्ट एस्पिरेंट, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग जितने भी हैं, कितने पॉइंट्स बन सकते थे, क्या क्या चीज़ें हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, और एक्चुअल बात करेंगे कि हम लोग एग्जाम हॉल कंडीशन में कुछ हम लोगों ने, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ अतरंगी टर्म्स हम लोग को देखने को मिली हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है डेमोग्राफिक विंटर हो गया, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आपको देखोगेगा ट्विस्टर। तो ये सारी चीज़ जो टर्म्स है, कुछ लोगों ने पहली बार सुनी है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ बाउंसर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और ट्रेंड कैसा चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। बाकी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। मैंने मॉडल आंसर ऑलरेडी बना दिए हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो मॉडल आंसर हैं, ये इसकी पीडीएफ आपको फ्रीली मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हो। आपको ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट ग्रुप है आपका, इंस्टाग्राम में भी है, और आप जो है टेलीग्राम पे भी आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ों को, और मैं आपको पूरा डिटेल में सारे पॉइंट्स वगैरह बताने वाला हूँ, क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, अगर एग्जाम हॉल कंडीशन में अगर आप फंस जाओ तो किस तरीके से आप लोग को जो है एड्रेस करना है, वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वैसे मैं इसको शॉर्ट्स में भी बता चुका हूँ, तो वैसे भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ऋग्वेदिक काल से एक क्वेश्चन आया है हमारा। यहाँ पर देखोगे पल्लवास से क्वेश्चन आया है, जो कि इंपॉर्टेंट थीम है। आप देखोगे, अगर पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू का बोल वाला है। पीवाईक्यू की जो थीम होती है ना, आपने देखा होगा कि हम लोग पावर ऑफ थीम की सीरीज चला रहे हैं। तो पावर ऑफ थीम की सीरीज में जो थीम है ना, वो थीम किंग है। जो थीम है ना, वो हमेशा रिपीट होती हैं। तो ये जो थीम है, उसमें पल्लवास भी आते हैं आपके। क्विट इंडिया मूवमेंट आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और ये पहले पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। तो पीवाईक्यू में आया हुआ है। सी सरफेस टेम्परेचर, सी लेवल राइज वगैरह कितना न्यूज़ में पढ़ते रहते हो, तो वो भी आया हुआ है। देन यहाँ पर आप देखोगे कि जो लार्ज सिटी है वो कैसे अट्रैक्ट करती है माइग्रेंट को। तो जो माइग्रेशन है, ये थीम है। पहले भी माइग्रेशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, और माइग्रेशन पे इस पे 2 बार क्वेश्चन आया है, इसी इसी पेपर में 2 बार क्वेश्चन आया, तो वो एक इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है। देन इसमें इसके बाद देखो, आप देखोगे कि हमारे सोसाइटी के नोट से उस पर भी मैंने कवर करा है। क्लाउड बस्ट देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें। डायरेक्ट उसने बोल दिया कि एक्सप्लेन कर दो क्लाउड बस्ट को। आप डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट देखना, उसमें तो बहुत डिटेल में मैंने करा ही है, समझाया भी है आप लोग को। चलो ठीक है। इसके बाद जो है व्हाट द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। यहाँ पर आप लोग सोच रहे थे कि ये डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, तो इसको भी कैसे करना है भी हम लोग देखेंगे। और डिटेल में एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो साथ में। इसके बाद जो है जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन इसके बाद आप लोगों को ऊपर जाएंगे तो इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड आया। कास्ट मैरिज जो ये सब है, आप देखोगे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, वहाँ के अंदर से ये सारी चीज़ें आती हैं। देन इसके बाद बात करोगे कि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, या सोशल जस्टिस से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो वो सोसाइटी में ही आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। चोलाज एम्पायर में देखने को मिलेंगे, चोलाज से आए हैं। और आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इस बार आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो ये भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो आया हुआ है। इसके बाद ग्राउंड वाटर, आप देखोगे कि बहुत ही मेजर थीम है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपका थीम आप देखोगे हमारे प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में भी आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट है ऑरोला ऑस्ट्रोलिसिस, और जो है अरोरा बोरोलियसिस। तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। आप पढ़ते भी हो, आप लोग जो सोलर फ्लेयर पढ़ते हो, सोलर स्टॉर्म पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि ये थीम है, रिपीटेड थीम है। हमारे प्रीलिम्स में भी आता है, और वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। यहाँ तो उन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया है। तो बस ये क्यों ट्रिगर करता है, वो सोलर स्टॉर्म वगैरह, सन स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें करती हैं। अभी डिटेल में बताऊँगा, टेंशन मत लो। ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में बताया, और ये कैसे जो है डाइवर्सिटी से डिफर है। तो डाइवर्सिटी में पूरा लेक्चर भी लिया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरे नोट्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में सारी डाइवर्सिटी कवर है, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है। अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो मतलब कि सोशल जस्टिस वगैरह ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन थीम है, डायरेक्ट कीवर्ड भी मेंशन है आपके सिलेबस में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर
जो है कोरिलेशन बिटवीन बता रहा है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो सोशो इकोनॉमिक जो है मार्जिनलिटीज़ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना आपके सिलेबस के कीवर्ड्स ही आए हैं, सिलेबस के अंदर जो थीम है रिपीट होती है ना, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो अब हम लोग जो है एक एक करके सारे जो हैं देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंडरलाइन करना है हम लोग को चेंजेस इन द फील्ड ऑफ द सोसाइटी सोशो एंड इकोनॉमिक फ्रॉम ऋग्वेदिक। तो मतलब कि हम लोग जो ऋग्वेदिक से जो है लेटर वैदिक में जाते हैं ना, उत्तर वैदिक काल बोला जाता है हिंदी में इसको, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम लोग बेसिकली जब हम लोग जो बेसिक टेक्स्ट रहता है ना हमारा बुक में, वो हम लोग पढ़ते ही हैं। जब हम लोग ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो एक टेबल बनाते ही हैं, तो बस नॉर्मल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसको मैं ईजी कैटेगरी में रखूँगा। हुआ तो सिंपली आप लोग को क्या बताना है कि इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि जो ऋग्वेदिक का काल था वो क्या बताता, वो सिंपलियर था एंड मोर जो है एगेलिटेरियन सोसाइटी थी उस टाइम पे। वेर एस अगर हम लोग लेटर वैदिक के बारे में बात करें तो वो क्या करता था, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड हायरार्की वगैरह हम वहाँ पर शो होने लगी थी। तो ये एक इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने थोड़ा सा कंपेयर करके बोल दिया, क्योंकि वो उसकी टोन देखोगे आप क्वेश्चन की, तो वो कंपेरेटिव में है। ये आंसर, ये इंट्रोडक्शन और भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ। आपके पास अगर कोई अच्छा इंट्रोडक्शन हो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। चेंज इन सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे, आप देखोगे कि यहाँ पर सोसाइटी जो थी वो एगलिटेरियन थी एंड जो है वहाँ पर आपको लिमिटेड डिस्टिंक्शन देखने को मिलेंगे वर्णा में। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि प्रॉपर जो वर्ण सिस्टम है ना वो अच्छे से डेवलप हो गया था। वुमेन के पास इक्वल राइट हुआ करते थे रिलीजियस रिचुअल्स के एंड एजुकेशन के। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ करते थे, जो उनका स्टेटस है वो डिक्लाइन होने लगा था। यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है फ्लूइड वेस्ट थी, मतलब कि आपके कर्म पे आधारित थी, लेकिन यहाँ पर जन्म आधारित हो गई थी, हेरिडिटरी हो गई थी कास्ट सिस्टम, ठीक है। स्वयंवर स्वयंवर वगैरह हुआ करते थे, वुमेन चूज करती थी हस्बैंड को। लेकिन यहाँ पर जो है मैरिज जो हो गई थी वो पैट्रिलिनियन हो गई थी, ठीक है। और अरेंज मैरिज वगैरह हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा था, यहाँ पर जो है नेचर वगैरह पे फोकस करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था फिर कॉम्प्लेक्स जो है सेक्रीफिशियल रिचुअल्स होने लगे थे। देन आपने देखा होगा कि बलि प्रथा वगैरह जो है फिर धीरे धीरे आने लगी थी। देन इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए थे, तो सेमी नोमोडिक और विद द लिमिटेड एग्रीकल्चर। उस टाइम पे जो है सेमी नोमेटिक हुआ करते थे, चारा पशुओं को चराना वगैरह जो है हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखोगे कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन एक ऑक्यूपेशन बन गया, उनके इनकम का सोर्स बन गया। बार्टर सिस्टम हुआ करता था यहाँ पर, इसमें क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु चेंज करते थे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था कि फिर ये जो है मॉनेटरी इकोनॉमी बैगन हो गई थी, मतलब कि विद कॉइन्स वगैरह आने लगे थे। जिसको आप देखोगे कि जैसे निशक जो निष्क था, ये कॉइन था उस टाइम के लिए। प्राइमरली आप देखोगे कि जो है पॉस्टलिस विद लिमिटेड स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑक्यूपेशन का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आयरन को जो है ये पिघलाना सीख गए थे, उनसे जो है मूर्तियाँ बनाना सीख गए थे, ठीक है। यहाँ पर जो है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड, कम्युनिटी की जो है लैंड पर ओनरशिप रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि एक प्राइवेट लैंड ओनरशिप की जो है स्टार्ट हो गई। देन यहाँ पर देखोगे कि जो केटल थे वो मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ थे, मतलब कि उसमें गौधन बोला जाता था, आज भी बोला जाता है ना गौधन। जो जो गाय हुआ करती थी वो धन हुआ करती थी उनके लिए। तो वो चीज़ आज भी आप देखोगे ट्रेंड में बोला नहीं जाता कि गौधन है ये, तो वो सारी चीज़। तो लैंड एंड वेल्थ का एक्युमुलेशन हो जाता था बाय किंग एंड जो नोबल इंक्रीज हो गए थे। नोबलर मतलब अमीर लोग इंक्रीज हो गए थे, अमीर बोला जाता है हिंदी में इसको। नोबलर्स जो हो गए थे, जो वहाँ के जितने भी स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं वो, ठीक है। कंक्लूजन में लिख सकते हो द ट्रांजिशन फ्रॉम द एगलिटेरियन ऋग्वेदिक टू हेरारिकल लेटर वैदिक सोसाइटी सिग्निफाइज द क्रूशियल सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो समाज और अर्थव्यवस्था का परिवर्तन ही सभ्यता की प्रगति है। ऐसा बोला जाता है ना कि जो समाज और अर्थव्यवस्था में जो है परिवर्तन होगा वही सभ्यता की प्रगति होगी, ऐसा बोला जाता था। ये कि वो है दोहे टाइप का, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये जो पल्लवास का क्या रोल रहा था, कंट्रीब्यूशन रहा था, तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग पल्लव हैं ये थीम में आता है हमारा। आप देखोगे साउथ की डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पल्लव को पढ़ते हैं। तो पल्लव से रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, क्या लिटरेचर आए थे उस टाइम के, तो वो लिटरेचर साउथ इंडिया की ये इंपॉर्टेंट है ही।
मनी मेक लिए आपने सुना होगा, कोबलेनो कर्नगी का, वो सारी चीज़ें ये सुनी होंगी। तो ये साउथ के आप देखोगे कि वो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड कह सकते हो कि जो रिपीटेड थीम है वो तो आती ही है। तो चलो यहाँ पर पल्लवास जो है ये मैं कह सकता हूँ कि ये अटेम्प्टेबल है। अटेम्प्टेबल है क्योंकि हम लोग सब लोग जो है प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, थोड़ा थोड़ा तो कुछ आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। रियल एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ तो आपने लिखा होगा अच्छा खासा, क्योंकि आप लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, ये थीम है, रिपीटेड थीम है। अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही जाता है। चलो बात करते हैं कि जो पल्लवाज हैं, अब यहाँ पर ना ये बोला हुआ है स्पेसिफिक कांची, देखो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक अगर नाम भी पूछा है ना, थोड़ा सा आपको पल्लवाज के बारे में मालूम है ना कि क्या क्या आर्किटेक्चर, थोड़ा मिलता जुलता बना दोगे ना, लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा उस चीज़ में। पल्लवाज अगर वो कांची में भी थे या कहीं और भी थे तो ऑलमोस्ट उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सारी चीज़ सेम ही होगी। ठीक है, चलो देन बात करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था टू आर्ट एंड लिटरेचर में। देखो महाबलीपुरम में आप देखो कि मोनोलिथिक कल्चर टेम्पल देखने को मिलेगा। जो शो टेम्पल था इसमें पंचरथ थे, आपने देखा होगा। जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे ना, शी जिनपिंग जो आए थे, वो वहीं पर आपने देखने को मिला था, अनऑफिशियल जो मीटिंग हुई थी। केव टेम्पल देखने को मिलेंगे। जो कभी भी अपने आंसर को लिखो ना तो उसमें एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दो कि कौन कौन से केव टेम्पल थे। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा आपको कांचीपुरम में। ये एग्जाम्पल क्या था, ये एडवांस पल्लव आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल था। ठीक है, उस टाइम के। देन आप देखोगे द्रविड़ आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आगे की डायनेस्टी में, जिसमें चोलाज हो गया। ठीक है, देन ब्रॉन्ज के स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, जैसे नटराज की ब्रॉन्ज है, यहाँ पर नटराज का वो बना सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ नटराज की वो ऐसे करके पूरा मूर्ति बना सकते हो, एक बना सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे छोटा छोटा। मैंने देखा टॉपर्स लोग कुछ ऐसे सिंपल सा बना देते। तो ये थीम है, नॉर्मल सा थीम, ये जो चलता ही रहता है। वैदिक एंड जो है आगामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। रॉयल पैट्रोनेज देखने को मिलेगा। देखो मैं पूरे डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको वहाँ पर मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चीज़ आप लोग खुद 23 मिनट में कर सकते हो, मैं उसमें मैं 2 घंटे या 3 मिनट 3 घंटे नहीं लगाऊंगा। आपने देखा होगा कि एनालिसिस चल रहे हैं 3-3 4-4 घंटे, इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद इसको पढ़ के कर सकते हो। तो मैंने इसको पूरा अपने तरफ से एफर्ट लगा दिया है, अब आप लोग को बस जाके पढ़ना है। ठीक है, इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अभी बस सुन लो क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, कैसे कैसे हम लोग को एड्रेस करना था, और ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपको याद मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। इसको कमेंट सेक्शन में लिखना भी है, आपको मालूम है ना अरर प्रैक्टिस से करवाता हूँ, तो ये चीज़ें आपको याद भी हो जाए, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ध्यान में रहे कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में पूछता है। यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि जो हमारी साउथ की जितनी भी डायनेस्टी होती हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साउथ के चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवास, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको देख लेना। कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि जो पल्लवास थे वो उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल टू शेपिंग द साउथ इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर, लिविंग द एंड्यूरिंग कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल लेगेसी। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि करंट अफेयर से भी थे। हाँ, करंट अफेयर से भी इन्फ्लुएंस रहते हैं हमारे, लेकिन अगर आप एक बार स्टेटिक पोर्शन करके अगर अच्छे से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। पीवाईक्यू में जो पॉइंट्स आप लोग लिखते हो ना बार 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 बार, वही पॉइंट्स जो हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ उठा उठा के डालने होते हैं। ये चीज़ पता है वही लोग समझ पाएंगे जो लोगों ने आंसर राइटिंग करी है, उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, कि वही पॉइंट्स होते हैं, कई बार मेनी टाइम मल्टीपल क्वेश्चंस में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि प्रैक्टिस करो। आपने देखा होगा कि आज हमारा 57 या 55 डेज हो गए हम लोग पीवाईक्यू ही कर रहे हैं, पीवाईक्यू ही कर रहे हैं। आप देखो डेली सुबह 3 बजे मैं डाल देता हूँ वहाँ पे क्वेश्चन, फ्री है पूरा इनिशिएटिव। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ ज्वाइन करो। अभी इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर चल रहा है, कल से यह सर पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, फिर से रिसाइकल होगा पूरा। तो जाओ उसको ज्वाइन करो, हमारे स्मार्टेस्ट फ्रेंड चैनल को, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, डेली क्वेश्चन डालता हूँ, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करो। और सिर्फ पीवाईक्यू डालता हूँ क्योंकि पीवाईक्यू से थीम रिपीट होते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं ना ये पल्लवास वगैरह सब पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो देखो ऐसे ही हम लोग को समझ में पता चलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द इवेंट दैट लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि ऐसे कौन से इवेंट हुए थे जिसके कारण हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो हम लोग को फिर उसका रिजल्ट बताना है, उसका रिजल्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग जब पढ़ते हो तो क्विट इंडिया मूवमेंट के रीज़न ही पढ़ते हो ना कि आखिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था।
किस लिए हुआ था और आके उसका रिजल्ट क्या रहा था। ये तो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक है, और मैं इसको डायरेक्ट कैटेगरी में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इसमें एनालिटिकल भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब आया था, उसका ईयर लिख दिया हम लोगों ने, ये किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, और किस किस के द्वारा जो है लीड करा गया था। तो ये जो है इवेंट, ये कौन कौन से इवेंट हुए थे जिसके कारण ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो इसमें आप क्रिप्स मिशन लिख सकते हो, वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट देखने को मिला था, अगस्त ऑफर देखने को मिला था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए लिखे क्योंकि एग्जाम्पल से स्ट्रांग बन जाता है आपका। देखो नॉर्मल पॉइंट तो सब लिखेंगे, लेकिन आप एग्जाम्पल कर दोगे तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ देखो इसने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। फेलियर ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म एंड जो है रिप्रेसिव पॉलिसीज, देन राइस प्राइसेस एंड फैमिली एंड गांधीज कॉल इंडिपेंडेंस। तो ये डू और डाई जब उन्होंने बोला था कि चलो करो या मरो, फिर देन जो है एक तरीके से उन्होंने फ्यूल का काम करा था इसके लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। रिजल्ट क्या रहा कि मास अरेस्ट हुआ देखने को, वाइडर स्पेट में प्रोटेस्ट देखने को मिले, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ देखने को मिली, ब्रिटिश के जो है रिप्रेशन देखने को मिला, ब्रूटल जो है क्रैकडाउन देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिला, पॉलिटिकल अवेकनिंग देखने को मिली, साथ ही साथ इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी देखने को मिला हम लोग को। जो एक ग्लोबल लेवल पे देखोगे उनका अटेंशन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा कि इंडिया में स्ट्रगल हो रहा है। पोस्ट वार इंडिपेंडेंस टॉक देखने को मिली। कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि देखो कभी भी हिस्ट्री का कंक्लूजन ऐसे लिखा करो कि आप आगे वाले इवेंट को दर्शाते हो, ठीक है, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है, एक तरीके से उसका आउटकम क्या रहा है, उससे भी आप लोग दर्शा सकते हो। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो क्रूशियल फेज था इंडिया का फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनाइटिंग द मास एंड जो है हैस्टेनिंग टू पुश फॉर द इंडिपेंडेंस। तो एक तरीके से वो इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, तो हम लोगों ने ऐसा कनेक्ट कर दिया हमारी इंडिपेंडेंस से। चलो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड हाउ डज इट अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल लग रहा है कि आपको, नहीं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सी सरफेस टेम्परेचर हम लोग पढ़ते रहते हैं, सी लेवल राइज पढ़ते रहते हैं, तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि इस वर्ष ने टेम्परेचर पे पढ़ लिया। ये हमारा बेसिक होता है, बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि वो क्या होता है, देन ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे फॉर्मेशन, जो टॉपिकल साइक्लोन होता है उसके फॉर्मेशन में। तो थोड़ा सा यहाँ पर एनालिटिकल हो सकते हो कि हम लोगों ने टेम्परेचर का इम्पैक्ट तो ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब एग्जैक्टली देखा नहीं है फॉर्मेशन में उसमें, लेकिन आपने देखा होगा कि इतना तो पढ़ा होगा कि जो ये सी सरफेस टेम्परेचर है कि आप लोग जो है इतना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, देन जो है फिर वो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन डेवलप होते हैं। आपने जब पढ़ा होगा हमारे अरेबियन सी में या वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जब जनरेट होता है तो एक साइकिल फॉर्मेशन की आप लोगों ने नॉर्मल वो पढ़ी होगी, प्रोसेस पढ़ी होगी। तो उसमें तो आपने जाना होगा ना कि टेम्परेचर का क्या रूल होता है, कि 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है या 26 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, देन उसके बाद जो है फिर वो धीरे धीरे भाप बनने लगता है। तो इतना तो पता ही है ना, तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आप लोग कर लोगे। मतलब साइक्लोन के फॉर्मेशन को भी आपको पता है ना, तो उसमें आपको टेम्परेचर का रूल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है राइज रेफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ओशन सरफेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये नॉर्मली सिंपल उसमें हम लोगों ने लिख लिया। अब देखना है कि हाउ सी सरफेस टेम्परेचर राइज अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। आखिर ये कैसे जो है अफेक्ट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन को। तो ये क्या करता है, इंक्रीज हीट एनर्जी, जो वार्मर वाटर है वो प्रोवाइड करवाता है मोर एनर्जी फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक है। अभी आपको जो आगे मैंने बताया था ना कि जो ट्विस्टर वाला है, वो ट्विस्टर इससे बहुत रिलेट है क्योंकि वो भी एक तरीके का साइक्लोन है, टॉर्नेडो ही है, टॉर्नेडो को ही उसको ट्विस्टर बोला जाता है। अभी बताऊंगा देन अभी आने दो तब बताऊंगा, ठीक है। इन्हांस एवोपरेशन, जो टेम्परेचर राइज होगा तो उससे क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा एवोपरेशन, बहुत ज़्यादा एवोपरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा भी लिख दिया है। देन स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलेगी, जिसके कारण एग्जाम्पल क्या है कि इंक्रीज हीट कैन इंटेंसीफाई द विंड स्पीड इन साइक्लोन, तो वो इंटेंसीफाई कर देगी विंड स्पीड को। देन लॉन्गर साइक्लोन सीजन, मोर इंटेंस स्टॉर्म देखने को मिलेंगे हमको। देन अल्टर विंड पैटर्न देखने को मिलेंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये जेनरिक पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। देन जो है ऐसा एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दो। नए नए एग्जाम्पल देखे हैं, कहीं हम लोगों ने हैरिकेन देखा यहाँ पर 2005 में, पुराने भी देखे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो यूनिक हो जाता है। देन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, जो है आपको कोल्ड वाटर अपविलिंग होने लगती है। देन हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ओशन करंट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या होगा कि अल्टर हो जाएगा करंट, कैन लीड टू साइक्लोन फॉर्मेशन।
इन एनी टाइपिकल रीजन एज अ रिसेंट इन इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। सी लेवल राइज हो जाएगा। फिर देन जो है चेंज देखने को मिलेगा आपको साइक्लोन स्ट्रक्चर में। फीडबैक लूप वो जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, देन जो है आपकी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाएंगी अगर सी लेवल राइज टेम्परेचर हो जाएगा। फिर मरीन इकोसिस्टम भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। इसका कंक्लूजन गायब हो गया, चलो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, कंक्लूजन अपने हिसाब से लिख देना कि अगर सी लेवल टेम्परेचर है इसको अगर कम नहीं करा गया ड्यू टू इसको आप लोग जो है इसको एड्रेस करना चाहिए। हम लोग जो है पीपीपी मॉडल या एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्लोबल इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बढ़ा के हम लोग जो है सी लेवल टेम्परेचर के लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए। इसमें एसडीजी डाल देना अपना कोई भी एसडीजी करके, तो फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक जो है आप वो बता देना, क्या बोलते हैं हम, एक वे फॉरवर्ड डाल देना तो हो जाएगा उसमें। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर एक कंक्लूज़न यहाँ पर लिख दिया है, तो ये जो है ये कंक्लूज़न है। अगला जो क्वेश्चन है ना वो लार्ज सिटी पे था हमारा, तो लार्ज सिटी के लिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि वाई डू लार्ज सिटी टेंड टू अट्रैक्ट टू माइग्रेंट देन स्मॉलर टाउन। तो जो लार्ज सिटी हैं वो क्यों अट्रैक्ट करती हैं ज़्यादातर लोगों को, माइग्रेंट लोगों को। मतलब कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर लोग गाँव से पलायन कर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे जो टाउन है वो क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हैं, ये बड़े क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो वो रीज़न पूछ रहा है वहाँ पर, और बोल रहा है कि डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्री। ऐसा डेवलपिंग कंट्री के कंटेक्स्ट में हम लोग को बताना है। तो चलो अब हम लोग आंसर देखते हैं। इसी के साथ जो है थोड़ा सा अगला भी देख लो कि क्लाउड बस्ट जो है ये सिंपल है, इसको मैंने इसमें इंक्लूड ही करा है, हमारे नोट्स में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो इसका जो है आंसर आपको जो है मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर। तो आप देखो कि चलो हम लोग बात करते हैं लार्ज सिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो ये है ये आप देखोगे कंक्लूजन, तो वो कंक्लूजन को ही थोड़ा हाईलाइट कर दिया। तो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देख लिया, अब हम लोग देखते हैं। तो लार्ज सिटी है इन डेवलपिंग कंट्री अट्रैक्टिंग द माइग्रेंट ड्यू टू द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बेटर सर्विस एंड प्रॉमिस टू ऑफ इम्प्रूवमेंट लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो क्या फैक्टर है कि जो है माइग्रेंट है वो लार्ज सिटी की तरफ जाते हैं। तो देखो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक हाई वेजेस होती है वहाँ पे मजदूरी ज़्यादा मिलती है, एजुकेशनल फैसिलिटी मिल जाती है उनको, जो जितने भी बच्चे वगैरह हैं उन लोग को हेल्थ केयर सर्विस अच्छी से मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिल जाता है। ये एग्जांपल पढ़ते आना, ठीक है, साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके। सोशल नेटवर्क हो जाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी हो जाती है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, देन जो है इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, एक्सेस टू यूटिलिटी हो जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो जाती है, देन गवर्नमेंट प्रोग्राम हो जाते हैं, और अर्बनाइजेशन ट्रेंड हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने लगाई है वो अपनी अप्रोच। आपने देखा होगा कि मैंने जो है आपको 45 डायमेंशन बताए हैं, 45 डायमेंशन टेम्पलेट। आपने 14 से ज़्यादा टेम्पलेट आपको मैंने बताया है, नहीं देखे हैं तो आप लोग देखना है, ऐसे वाले प्लेलिस्ट में चले आना। कुछ नहीं होता है, बस वो टेम्पलेट को अप्लाई कर दो, पूरा क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। कई बार होता है ना कि मेरे पास पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट नहीं जनरेट होते हैं, तो पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, एक बार टेम्पलेट लगा के देख लो। मैंने टेम्पलेट बताए हैं पूरे, आप लोग देख लेना। तो इसमें देखो सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो है डायमेंशन आपके इंक्लूड है। ठीक है, और ये जेनरिक पॉइंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए, और उसके बाद एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दो। देन फिर ये हम लोगों ने पूरा बताया कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं कि जो रूरल एरिया है वो फेस करते हैं, ड्रॉट वगैरह हो गया, जैसे कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये जो वहाँ के रेसिडेंट हैं उनको पुश करता है कि जाओ भाई हम लोग को शहर की तरफ जाना चाहिए। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर जो लार्ज सिटी हैं वो अट्रैक्ट करती है माइग्रेंट को ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटी, ये एनहांस लिविंग कंडीशन वगैरह हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हमारा क्लाउड बस्ट वाला है, क्लाउड बस्ट वाला मैंने इंक्लूड नहीं करा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, कहीं से भी कर लोगे, वो तो डायरेक्ट सर्च भी कर लोगे तो मिल जाएगा उसका एनालिसिस। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ना अब प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में ना हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि डेमोग्राफिक विंटर क्या है, बट लेकिन आप ये भी देखो कि एग्जाम हॉल में जो दिमाग चलता है ना वो कहीं और नहीं चलता दिमाग। वहाँ पर दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलता है, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर की कंडीशन आती है। लेकिन अब इसको जो समझो कि डेमोग्राफिक जो विंटर है इससे क्या समझ में आता है। विंटर से मतलब क्या समझ में आता है, शांत चीज़ ना। विंटर मतलब ठंडी या शांत शांत टाइप का, जैसे लिखा होगा आपने कोल्ड वार सुना होगा। कोल्ड का मतलब क्या होता है कि वो कोल्ड वार थोड़ी अलग हुई थी, वो टेक्नोलॉजिकल हुई थी, मतलब उसमें खून खराबा वाला चीज़ नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी के लेवल पे डाले, तो मतलब शांत शांत वार हुई थी ना, शांत।
तो मतलब एक तरीके से विंटर से हमको क्या पता चल रहा है, विंटर से आप थोड़ा सा ये समझो कि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग वाली कंडीशन हमको समझ में आ रही है। अभी आप लोग डेमोग्राफिक डिजास्टर बात करते हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हो, तो मतलब बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब बढ़ रहा है। लेकिन डेमोग्राफिक विंटर से क्या पता चल रहा है कि कम हो रहा है। जैसे टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर से ऐसे कंपेयर कर सकते हो। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बढ़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, विंटर, या उसको ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो ऐसे हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि कुछ कुछ डिक्लाइनिंग टाइप का जो है साउंड दे रहा है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो डेमोग्राफिक विंटर है वो डिक्लाइनिंग कंडीशन में है। तो जो डेमोग्राफी क्या हो रही है वो डिक्लाइनिंग होते जा रही है आज के टाइम पे। आपने देखा होगा कि मैंने लेक्चर में भी आप लोग को पढ़ाया है कि जो आज के टाइम पे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड बोलते रहते हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आगे जाके डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है हमारे लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे डेमोग्राफी उनकी डिक्लाइन हो रही है, चाइना में हो रही है डिक्लाइनिंग, इटली में हो रही है डिक्लाइन। तो ये सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो ये डेमोग्राफिक विंटर थोड़ा थोड़ा साउंडिंग दे रहा है कि जैसे जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो पॉपुलेशन घटते जा रही है। तो आपने ऐसा साउंडिंग दे रहा होगा, देखो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ऐसा ही आएगा अगर आप लोग सोचेंगे ना इसके बारे में कि क्या डेमोग्राफिक विंटर क्या हो सकता है। आप खुद ही सोचो, हमको डेमोग्राफिक विंटर के बारे में नहीं पता, लेकिन हमको डेमोग्राफिक पता है ना। हम लोग स्टेज पढ़ते हैं कि हमारी जो ये जो है ऑप्टिमम एज पे एज आ गई है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो गई है। फिर जो है हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ पॉपुलेशन है ये हमारी। तो ये जो है आप लोग देखोगे, फिर ओवर पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका डिक्लाइनिंग फेज वाला जो स्टेज आता है वो है आपका डेमोग्राफिक विंटर। तो देखो कुछ नहीं है, डेमोग्राफिक विंटर रेट रेफर टू डिक्लाइनिंग इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइनिंग हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, लो बर्थ रेट हो जाती है और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है। देन लीडिंग टू पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस वो पुट करता है। इन द वर्ल्ड मूविंग द टूवर्ड द सच एज अ सिचुएशन। तो हमारा जो वर्ल्ड है वो इस सिचुएशन में मूव कर रहा है। अब एक चीज़ और देखना कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, सब हेडिंग मैंने क्वेश्चन से निकाली है। तो हमेशा अपने आंसर में सब हेडिंग क्वेश्चन से ही लिखो, ठीक। यहाँ पर फेलिंग बर्थ रेट जो है वो फेल होते जा रहा है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर हैं कुछ कुछ, तो वो देखना पड़ेगा आप लोग को। तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। मैं अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहा हूँ। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मेन रोल पढ़ा है, जो हायर एजुकेशन लेवल है अमंग द वुमेन एज ऑब्जर्व इन स्वीडन एंड ऑफन लीड टू डिले चाइल्ड बर्थ। तो कई बार क्या होता है कि जो वहाँ के जो है वुमेन एजुकेशन इतना बढ़ गया कि अब आप देखोगे कि लोग जो शादी करते हैं वो भी 30 साल की एज के बाद करते हैं, जिसके कारण जो बर्थ का जो होता है वो काफ़ी लेट होता है, ठीक है, जिसके कारण पॉपुलेशन हम लोग को कम देखने को मिल रही है। कल्चरल शिफ्ट, हेल्थ केयर एक्सेस, माइग्रेशन ट्रेंड एंड जो है फिर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इशू होगा। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो का एक मेजर रोल है, आपको जापान में देखने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, हाई लिविंग कॉस्ट जो है वो फैमिलीज़ में हैविंग अ मोर चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली इन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है आजकल होने लगे हैं, देखोगे। सोसाइटल प्रेशर देखने को मिलता है, डिक्लाइनिंग जो है मैरिज रेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो है पेंडेमिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था। तो ये रिसेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम लोग को ये हमारे वर्ल्ड में आपको ये सारी चीज़ें ट्रेंड देखने को मिल रही हैं। 15 इंक्लूड कर दिए हैं, अगर 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट आपके पास 15 पॉइंट रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख सकते थे, ठीक है। वर्ल्ड इज इंडीड मूविंग टूवर्ड द डेमोग्राफिक विंटर categorized by declining birth rate and aging population posing significant challenge in the future generation। चलो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द, हम लोग को जो जेंडर इक्वालिटी है और जेंडर इक्विटी है। इक्वालिटी और इक्विटी में दोनों में फ़र्क होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही आपको बता रहा था शायद वीडियोस में, तो इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में फ़र्क होता है। हाँ, मैं रामायण से एग्जाम्पल बता रहा था आपको कुछ। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो इन तीनों में क्या क्या डिस्टिंग्विश होता है, एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अ जेंडर कंसर्न इनटू अकाउंट। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग जेंडर को है कंसर्न में लें कोई भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जेंडर इक्वालिटी और ये सब चीज़ जो है ये एक क्रूशियल कंसेप्ट है, एड्रेसिंग द जेंडर इशू, प्रोमोटिंग द फेयरनेस एंड एनहांसिंग वुमेन्स रोल। अब इन तीनों के बीच में उसने खुद ही पूछा है डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस पूछा है। तो एक शॉर्ट में ऐसी टेबल बना सकते हो आप कि जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता है इक्वलिटी का मतलब। लेकिन जब जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो जो कोटाज होता है फॉर वुमेन इन लीडरशिप उसके लिए बात करता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट
लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर वुमेन के लिए बात करता है। इक्वल एक्सेस टू वुमेन एजुकेशन, स्कॉलरशिप फॉर द अंडर प्रिविलेज गर्ल, एंड जो है माइक्रो फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा फॉर वुमेन इंटरप्रेन्योर। यहाँ पर आप देखोगे कि इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। यहाँ पर आपको डाइवर्स जो है हायरिंग प्रैक्टिस देखने को मिलेगी इक्विटी में, और जो है यहाँ पर आपको सपोर्ट नेटवर्क फॉर द वुमेन इन बिजनेस देखने को मिलेगा। तो ये जो है कुछ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस है ऑफ जेंडर इन कंसर्न इन प्रोग्राम, तो वो क्या है, देखो इंक्लूसिबिलिटी आ जाएगी। आपने देखा होगा कि इंक्लूसिव पॉलिसी के पीछे हमारी गवर्नमेंट का एक एम है। तो और रिसोर्स का एलोकेशन जो है वो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, इन्हांस कर पाएंगे जो है इफेक्टिवनेस को। कोई भी अगर प्रोग्राम है जैसे एजुकेशन के इनिशिएटिव वगैरह हो गए, सस्टेनेबिलिटी ला पाएंगे हम लोग प्रोग्राम में, सोशल जस्टिस अच्छे से कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे आउटकम्स को, एंड पॉलिसी की रिलेवेंस जो है अच्छे से कर पाएंगे, देन एम्पावरमेंट हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। तो इनकॉर्पोरेटिंग, अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जेंडर के कंसर्न को इन प्रोग्राम, ये जो है वाइटल होगा फॉर अचीविंग द इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट अलाइन विद द SDG 5। ये क्या करता है, अलाइ जो हमारे आप देखोगे कि जो SDG 5 है उसको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करेगा, जो कि क्या बोलता है कि प्रमोट करने के लिए बोलता है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, चलो इसके बाद इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि बिटवीन द कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक जो है पैरिटी आपको देखने को मिलेगी इन इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, बट इट लेस ट्रू इन द इंटर रिलीजन मैरिज। डिस्कस करना है हमको इसके बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छे से पढ़ो, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आना तो 2 बार पढ़ो। जो इंटरकास्ट मैरिज है बिटवीन द कास्ट हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारी जो इंटरकास्ट मैरिज है बिटवीन द कास्ट, ये जो है सोशल इकोनॉमिक पैरिटी वो इंक्रीज होते जा रही है टू सम एक्सटेंट, बट ये जो है ये लेस ट्रू भी है। अगर हम लोग जो इंटर रिलीजन मैरिज देखते हैं उसमें, तो ये कम सही भी है और ये सही भी है। तो मतलब एक तरीके से वो फंसाना चाह रहा है कि हम लोग को दोनों पर्सपेक्टिव बताना है। इंटरकास्ट मैरिज हो भी रही है और ये क्यों कम मतलब हो क्यों भी नहीं रही है। ठीक है, समझ में आया। ये हो भी रही है, उसके नेगेटिव भी बताने हैं कि आखिर ये हो रही है, और आखिर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में। तो इंटरकास्ट मैरिज रेफर था यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल। यहाँ पर मैंने कुछ जो है सेंसस का डाटा डाल दिया है कि कितने जो है इंटरकास्ट मैरिज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये बता रहा है कि ओनली 5.82 जो है आपको इंडियन देखने को मिलेंगे, जो कि इंडियन मैरिज होती हैं, जो कि इंटरकास्ट होती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है हमको सोशो इकोनॉमिकली जो है सिमिलर ग्रुप में देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, ये राइज होते जा रहा है। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, एजुकेशन होते जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती आ रही है, अवेयरनेस कैंपेन चलते जा रहे हैं, सोशल मीडिया जो है आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो जो है अवेयरनेस अपने आप फैल जा रही है, कल्चरल शिफ्ट होते जा रहे हैं लोगों के। बट आप देखोगे कि कहीं पर जो है इंटरकास्ट मैरिज या जो इंटर रिलीजन मैरिज है उसके लिए जो ये ट्रू नहीं है। इंटरकास्ट अलग चीज़ होती है, लेकिन इंटर रिलीजन जो मैरिज है उसके लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों? अब आप देखोगे यहाँ पर कि जो कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह होते हैं वो आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टम वगैरह देखने को मिलते हैं। आप देखोगे मुस्लिम, हिंदू, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी इंटर रिलीजन मैरिज। वहाँ पर कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज दोनों में कंपेयर करने को बोल रहा है कि हमको इंटरकास्ट मैरिज तो बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज हमको नहीं देखने को मिलती हैं। तो उसमें सोसाइटल स्टिग्मा देखने को मिलता है, रिलीजियस बिलीफ देखने को मिलते हैं, लीगल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कम्युनिटी का प्रेशर देखने को मिलता है, फियर ऑफ जो है रेप्लिकेशन, मतलब आप देखा होगा कि दखल कर देते हैं, अपने धर्म से निकाल देते हैं, घर से ही निकाल देते हैं, लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो है इंक्रीजिंग इंटरकास्ट मैरिज फोस्टी यूनिटी, वो यूनिटी को बढ़ाता है, वाइल एड्रेसिंग वेरियर इंटर रिलीजन मैरिज इज़ अ एसेंशियल फॉर द सोसाइटल हारमोनी। अगर हम लोग जो है इसको एड्रेस कर लेते हैं कि जो हमारी इंटर रिलीजन मैरिज है वो भी हो जाना चाहिए, तो ये एक तरीके से क्या करता है, हमारी डाइवर्सिटी एंड सोसाइटी को एनरिच करता है। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन डीलिंग विद द सोशियो इकोनॉमिक इशू ऑफ द डेवलपमेंट व्हाट काइंड ऑफ कोलेब्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट। हम लोग कौन सा जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं डेवलपमेंट को लेके, तो हम लोग ऐसा कौन सा कोलेब्रेशन, किस तरीके का कोलेब्रेशन कर सकते हैं बिटवीन एनजीओ प्राइवेट सेक्टर वुड बी द मोस्ट प्रोडक्टिव, जिसके कारण हम जो है वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाए। तो चलो बात करते हैं, इसमें एसडीजी वगैरह जो है डाल देना। देन हम लोग बात करते हैं कोलेब्रेशन बिटवीन द एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर।
तो हम लोग पॉलिसी फॉर्मेशन में जो है अगर हम लोग इनका कोलेब्रेशन कर सकते हैं तो हमारा पॉलिसी फॉर्मेशन में ईजी हो जाएगा, जिसके कारण जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, एनजीओ के इनसाइट्स हैं, तो ये हमको हेल्प करेंगे एजुकेशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में। हमको हेल्प मिल जाएगी, जो एनजीओ है वो एग्जीक्यूट कर सकती है गवर्नमेंट की स्कीम को, जैसे मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम वगैरह हो गया हमारा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम लोग कर सकेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनोवेशन में वर्क करेगा, तो जिसके कारण जो है हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग में वर्क हो सकेगा अच्छे से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जॉइंट एफर्ट लगाएंगे जो है इन रूरल एरियाज़ में भी। रोड और जो सैनिटेशन प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से चला सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट एक्सेस जो है अच्छे से कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चला सकते हैं, जो है सस्टेनेबली इनिशिएटिव ले सकते हैं। सोशल ऑडिट जो है हम लोग कर सकते हैं। डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। हेल्थ केयर कैंपेन। आप देखोगे कि मल्टीपल जो है पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स बार बार रिपीट होते हैं, बट लेकिन ये एक बार प्रैक्टिस भी तो कर रहे हो। जो लोग बिगिनर होंगे उनको तो थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, उन लोग को तो लग रहा होगा कि यार सर एकदम हाई लेवल की बात बता रहे हैं। समझ रहे हो? तो चलो, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल वगैरह भी लिख दोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। तो SDG से हम लोगों ने यहाँ पर जो है कंक्लूड कर दिया कि हमारा जो वाई 2030 है, या हमारा जो डेवलप इंडिया है, वो भी आप उससे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ऐसे कर सकते हो, सबका साथ सबका विकास, ये अपने अपने तरीके हैं, आप अपने किसी भी तरीके से कंक्लूजन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चोलास से आया कि दो जो ग्रेट चोलास थे आर नो मोर येट देयर नेम स्टिल, बट उनको अभी भी जाना जाता है उनके ग्रेट प्राइड बिकॉज दे हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मतलब कि उनको जनरल सेंस में ये कहें कि जो चोलास थे उनको आज भी जाना जाता है उनके आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो आर्किटेक्चर वगैरह है उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बस इतना कहना चाह रहे हैं। उनका नाम अभी स्टिल आप देखोगे कि इतना नहीं जानते हैं, बट लेकिन उनको जाना जाता है उनके आर्किटेक्चर के लिए। तो ठीक है, चोलास के बारे में थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन दे देना। तो उनकी क्या अचीवमेंट रही थी आर्ट में? तो आर्ट में उन्होंने ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिले थे, डिवोशनल आर्ट देखने को मिले थे, पीटी थीम देखने को मिली थी, चोलास कोइन देखने को मिले थे, टेम्पल रिलीफ देखने को मिलेंगे, जैसे बृहदेश्वर मंदिर आपने देखा होगा। आपने भारत एक खोज के एपिसोड देखे होंगे, तो भारत एक खोज के जो एपिसोड्स हैं उसमें आपको बृहदेश्वर मंदिर और पूरा एपिसोड ही देखने को मिलेगा। तो एक बार आप देखना जरूर, भारत एक खोज के जो एपिसोड्स हैं, आपको बहुत सारे इंसाइट देखने को मिलेंगे। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ज्वेलरी डिज़ाइन देखने को मिलेगी आपको, जो है पोर्ट्रेट स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, स्टोन कार्विंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर में देखें तो बृहदेश्वर टेम्पल हो गया आपका, जो है गांगीकोंडा जो है चोलापुरम देखने को मिलेगा। टेम्पल देखने को मिलेंगे कई सारे, जो शिव टेम्पल है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग खुद पढ़ के आराम से कर सकते हो, तो इसको देख लेना। ठीक है, हाउ फार इज करेक्ट टू से दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फाउट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो जो बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो लड़ी गई थी। तो आप जो है ये कहाँ तक सही है ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो पहले से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग बता देंगे कि जो है प्राइमरली ड्रिवन बाय द नीड ऑफ प्रेजर्व टू बैलेंस ऑफ पावर अमंग द यूरोपियन नेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो क्यों आई थी? बैलेंस ऑफ पावर के लिए। तो क्यों? एसेंशियल जो है वो अलायंस के लिए हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि एंटेड बसेस जो है सेंट्रल पावर के बीच में जो ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, देन जो है मिलिट्रिज्म देखने को मिला था, कॉलोनी रिवाइलरी देखने को मिली थी, आपको इंपेरियल जो है एम्बिशन देखने को मिले थे, नेशनलिज्म देखने को मिला था। उस टाइम पे जो एथनिक स्ट्रगल हो रहा था वो डिस्टर्ब कर रहे थे पावर को, जैसे साइबेरियन जो है नेशनलिज्म वर्सेस ऑस्ट्रेलियन हंगरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसके कारण हम लोग को लगता है कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा फर्स्ट, जिसके कारण जो है हमें यहाँ पर जो पावर ऑफ बैलेंस का कारण देखने को मिलता है कि ये देखने को मिला था। वाइल प्रिजर्विंग द बैलेंस ऑफ पावर वाज सिग्निफिकेंस मोटिव टू इम्पेरियलिज्म नेशनलिज्म एंड अलायंस ऑल्सो फ्यूल टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर पॉलिटिक्स डोमिनेट। अब देखो हुआ क्या था इसमें, देखो अब वो क्वेश्चन में तो सिर्फ पूछा है कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए हुआ था, लेकिन उसका और भी मकसद थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा ना, इंपेरियलिज्म भी था मोटिव, नेशनलिज्म भी था, अलायंसेस भी था, ये भी मोटिव थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूड कर दिया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आया, थीम है हमारी। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था हमारा इंग्लैंड में, ये रिस्पॉन्सिबल था डिक्लाइन टू हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेक इंडस्ट्री इन इंडिया पे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बता दिया हम लोगों ने।
देन जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल क्यों था हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो जो चीप मशीन मेड जो है गुड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, बहुत सस्ते सस्ते में प्रोवाइड करवा दिए थे गुड्स जो है, और यहाँ से जो है इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को और हमको ही बेचते थे जो है महंगे दाम में। देन जो है एक्सपोर्ट हुआ था फिनिश्ड गुड, एंड जो है हाई टैरिफ देखने को मिला था। देन लो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देखने को मिली थी। डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ आर्टिशन देखने को मिला था। डिक्लाइनिंग इन डिमांड हो गई थी। डिसरप्शन और ट्रेडिशनल इकोनॉमी देखने को मिला था। देन शिफ्ट टू एग्रीकल्चर देखने को मिलता, जो है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ गिल्ड सिस्टम देखने को मिले थे। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला था। देन आपको लॉस ऑफ पेट्रोनेज भी देखने को मिला था। ठीक है, और भी ये सारे जो हैं 21st रीजन है, इनको देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर हमारा इंपॉर्टेंट थीम है। तो ग्राउंड वाटर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देख लो कि जो ग्राउंड वाटर है पोटेंशियल है ऑफ द जो है गंगेटिक वैली इन द सीरियस डिक्लाइनिंग। तो जो गंगेटिक वैली है वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइनिंग होते जा रहा है। तो हाउ में अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी, तो ये कैसे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो जो गंगा वैली है, गंगेटिक वैली में, वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर डिक्लाइनिंग हो रहा है वो कैसे अफेक्ट करेगा फूड सिक्योरिटी को। तो फूड सिक्योरिटी हमारा थीम है, ये क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट। चलो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, थोड़ा सा डाटा वगैरह से कर दिया कि जो ग्राउंड वाटर है गंगेटिक वैली का वो पोटेंशियल है टू डिप्लीटिंग 0.5 मीटर पर ईयर, हर साल जो है वो गिरता जा रहा है। तो ये थ्रेटिंग कर रहा है फूड सिक्योरिटी को। तो इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इसकी डिक्लाइनिंग के कारण। इससे क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है इरीगेशन जो है, इरीगेशन हम लोग रिड्यूस होते जा रहा है, जिसके कारण आपको जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा बीटी उत्तर प्रदेश में। लो क्रॉप यील्ड हो रही है, क्रॉप का फेल्यूर होते जा रहा है, शिफ्टिंग होते जा रहा है क्रॉपिंग पैटर्न में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मिलेट है वो रिप्लेस करते जा रहे हैं वीट को। देन जो है आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा फैलो लैंड का, और देन इम्पैक्ट होते जा रहे हैं फूड प्राइसेस में। देन डिक्लाइनिंग होते जा रहे हैं एक्सपोर्ट एंड एनर्जी कॉस्ट जो है वो राइज होते जा रही है, और इम्पैक्ट होते जा रहे हैं ऑन डेयरी प्रोडक्शन में। अब देखो मैं इसको बनाने में, इसको ये समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपको देखते पढ़ते खुद ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अभी हम लोग ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में देख लिया था, अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, फूड सिक्योरिटी हमारी इंडिया की। ठीक है, ये फूड ग्रेन शॉर्टेज होते जा रहे हैं, जो माल न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, लाइवलीहुड लॉस होते जा रहे हैं, डिपेंड ऑन इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रूरल पॉवर्टी जो है वो बढ़ते जा रही है, जिसके कारण हम लोग को जो है फूड सिक्योरिटी में इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पर SDG 2 से आप कर सकते हो, जीरो हंगर जो हमारा रिलेटेड है उससे रिलेट कर देना। ठीक है, डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन है, इसको पढ़ लेना आप लोग वहाँ से। उसके बारे में यहाँ पर दोनों के बारे में लिख दिया है कि ये कैसे जो है ट्रिगर वगैरह करता है, कि जो सोलार विंड वगैरह चलती हैं, देन जाके वो सारी चीज़ें होता है। ट्विस्टर देखो यहाँ पर आ रहा था कम, यहाँ पर हम लोग जो है एग्जाम हॉल में तो बहुत एकदम माइंड स्विंग हो जाया होगा, ट्विस्ट हो गया होगा माइंड। अब देखो ट्विस्ट से कैसे पता चलता है, ट्विस्ट से आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा होगा ना, ट्विस्ट मतलब थोड़ा घुमावदार। वो बोलते हैं ना आउट ट्विस्ट करें, तो उसमें क्या होता है, वो गोल गोल राउंड होता है ना, ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट मतलब एक तरीके से समझ में आ रहा है ना, माइंड में आ रहा होगा कि राउंड करना। तो इसी से थोड़ा सा समझो कि कुछ चीज़ राउंड करती है, और राउंड क्या करती है ज्योग्राफी में हमारी, वो साइक्लोन करते हैं। तो एक तरीके से जो ट्विस्टर है ना, वो ट्विस्टर टॉर्नेडो का ही नाम है, टॉर्नेडो को ही ट्विस्टर बोला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगा के देखा होगा ना, ट्विस्ट मतलब घूमना एक तरीके से, तो वो टॉर्नेडो मतलब कि साइक्लोन वगैरह की बात हो रही होगी। ठीक है, घूमता क्या है, साइक्लोन वगैरह हो सकता है। ठीक है, ट्विस्ट वगैरह, लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि बहुत टफ है, ये टफ है, बट थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगा के आप लोग साइक्लोन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें डाल सकते थे। क्योंकि देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर उन्होंने हिंट दे दिया था, और आप लोग को मालूम भी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको साइड टॉर्नेडो आते हैं, इतना तो पता है ना। टॉर्नेडो होता है हमारा, विली होता है, वो ऑस्ट्रेलिया साइड आता है। कमेंट करके बताना कि जो है, अच्छा चलो मैंने बता ही दिया है आपको, तो आप ये बताना कि जो, अच्छा चलो ठीक है छोड़ो। तो ये यहाँ पर जो ट्विस्टर है, ट्विस्टर जो है उसको टोर्नेडो को ही बोला जाता है। ये रैपिडली रोटेटिंग करता है, जो है कॉलम एयर को एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म ग्राउंड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि 2023 में जो US है उसने कम से कम 1000 से ज़्यादा टॉर्नेडो जो है वो करे थे। अभी भी रिसेंटली भी कोई टॉर्नेडो आ रहा था, कल ही मैं न्यूज़ में देख रहा था। तो ये टॉर्नेडो आते रहते हैं वहाँ पर। ठीक, व्हाट इज़ अ ट्विस्टर, ट्विस्टर की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देख लेना। वाई आर द ट्विस्टर ऑब्जर्व अराउंड द
गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि वहाँ पर वार्म और मॉइस्ट एयर देखने को मिलती है, कोल्ड फ्रंट देखने को मिलते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन देखने को मिलती है, थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लो लेवल जेट देखने को मिलती है, देन सीजनल पैटर्न के कारण हिस्टोरिकल डाटा वगैरह वगैरह देख लेना। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से वगैरह वगैरह हो रही है हमारी, सस्टेनेबल सिटी वगैरह आप लोग कर सकते हो उसको हैंडल करने के लिए। रीजनल डिस्पैरिटी सोसाइटी से रिलेटेड है, 250 वर्ड का है। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है कि इन्हें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, तो फिर या जो अपॉर्चुनिटी है वो अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, वो आप देखोगे कि उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है रीजनल डिस्पैरिटी हो जाती है। तो रीजनल डिस्पैरिटी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इसको देख लेना। ठीक है, अब उसमें पूछा था कि ये कैसे डिफर है डाइवर्सिटी से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ अक्रॉस द रीजन, और यहाँ पर वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन। इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, पॉज करके पढ़ लो। तो हाउ सीरियस इज़ द इशू ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, तो ये कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में आपको देखने को मिलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उन्होंने भी बताया इसके बारे में, देन जो है एक्सेस टू रिसोर्सेज में आपको देखने को मिलता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ रीजन है वहाँ पर आप लोग जो है पहुँचा ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण सोशल अनरेस्ट देखने को मिलेंगे, पॉलिसी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और एजुकेशनल गैप देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो। डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, इक्विटी इक्विटी एंड सोशल जस्टिस जो है अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग द फ्यूल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन विसासेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो सुनो, मैं ये जितने भी क्वेश्चन है इसकी शॉर्ट्स भी लेकर आऊँगा, तो शॉर्ट्स भी एक बार अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, चलो। डिस्पाइट ओवर्स पॉलिसी द, यहाँ पर अब मैंने इंट्रोडक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, और देन जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, देन देखेंगे आप लोग यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर द इक्विटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से जो है पॉलिसीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 46 जो है वो उसके बारे में बताता है। मिड डे मील हो गई आपकी स्कीम, हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, हो गई आपकी आयुष्मान भारत हो गई, ये सारी जो है बने हुए हैं। अब ये चैलेंजेस क्या होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में, और इसको जो है इम्प्लीमेंट करने में अफर्मेटिव एक्शन में क्या होते हैं, करप्शन हो गया, अवेयरनेस का इश्यूज़ होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के मैनी टाइम देखने को मिलता है, लिमिटेड रिसोर्स, अर्बन रूरल डिवाइड देखने को मिलता है, पॉलिटिकल विल देखने को मिलता है हमको, जो है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलो। ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आया हुआ था क्वेश्चन, तो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ऊपर देख लेना आप लोग स्क्रॉल करके, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें पूछा गया था कि जो है ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट क्या हो रहा है पर्सनल फ्रीडम में, तो इंक्रीज़ हो रही है, ऑटोनॉमी बढ़ती आ रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती आ रही है, देन जो है एक्सेस ऑफ एजुकेशन होते जा रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग होती जा रही है, लाइफस्टाइल चॉइस जो है वो चेंजेस होते जा रही हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो है मिलती जा रही है। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप विद फैमिली, तो ग्लोबलाइजेशन हमारा थीम है, हमको हमारे नोट्स में भी ये सारी चीज़ मिल जाएगी। ओके, चलो। क्रिटिकली एनालिसिस द जो है प्रपोजिशन दैट देयर हाई जो है को रिलेशन बिटवीन द इंडियाज़ कल्चर डाइवर्सिटी एंड सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग को जो है हाई को रिलेशन देखने को मिलता है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन में, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, लैंग्वेज वेरियर होते हैं, देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आई होप जो है ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूँ हमारे शॉर्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और हम लोग जो हैं पूरी शॉर्ट्स पे सारी चीज़ें एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। आप देखना लास्ट की 3 वीडियो, 10 लास्ट की 3 नहीं 10 वीडियो आप लोग देख लो, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग हम लोग को कैसे करना है। अभी आप लोग को क्या करना है कि ये जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कितने अच्छे से देखा और चीज़ें कुछ आपको याद हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं यही बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग जीएस पेपर 2 का लेकर आएंगे, तो कल आ जाएगा लेक्चर उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।